प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत भाग 2 के कार्यपत्रक संख्या 26 को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो पीछे की वर्कशीट थी उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक हुमायूं, अकबर और जितने भी राजा थे उनके बारे में, उनकी कौन कौन से युद्ध विजित किए और क्या क्या उन्होंने बदलाव अपने प्रशासन व्यवस्था में ले आए, उसको हमने पढ़ा था। तो आज की ये वर्कशीट 18 तारीख की है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम मनसबदारी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं शुरुआत में। तो पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुग़ल सम्राटों, उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख अभियान घटनाओं के बारे में पढ़ा है। अब हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि जैसे प्राचीन काल में जब भी कोई राजा बनते थे तो वो अब कुछ ना कुछ अपने प्रशासन में सुधार करते थे। तो मुग़लों ने भी अपने प्रशासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए, कुछ नई चीज़ें प्रस्तुत की, नए तरीके से ले आए। तो उसको हम पढ़ेंगे कि उनकी प्रशासनिक नीति क्या थी, प्रशासन कैसे चलाते थे। शुरुआत में मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। अब आप देखते हैं कि मुग़लों ने क्या किया। शुरू में तो जो उनके विरोधी थे उनसे युद्ध किया, लेकिन जब उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, बड़ा हो गया, तो छोटे छोटे जो राजा थे वो खुद उन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया। तो मुग़लों ने क्या किया कि इस तरह के लोगों को विभिन्न जो सामाजिक समूह से आते थे उनको प्रशासन में पद देना शुरू किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, यानी तुरानी थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। अब चूंकि आप जानते हैं कि मुग़लों का जो राज्य था वो काबुल, कांधार से होते हुए आपको पता है भारत में महाराष्ट्र, नागपुर, मतलब दक्षिण भारत तक चला गया था। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जातियों के भी लोग थे, ईरानी भी थे, अफ़गानी भी थे, अफ़गान थे, मराठा थे, राजपूत थे और आपको सिख भी। तो ये सब लोग थे। अब क्या था कि इनको उन्होंने क्या किया कि समूहों में सम्मिलित किया, अपने शासन समूहों ने। मुग़लों की सेवा में आने वाले ये जो शासक वर्ग था, नौकरशाह था, इनको क्या कहा गया? मनसबदार कहा गया। अब देखिए मनसबदार क्या थे, मनसबदार शब्द क्या था? तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिसे कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो जैसे आप जानते हैं आज शासन व्यवस्था में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो उनका चयन कैसे होता है? एग्ज़ाम होता है या जो भी प्रक्रिया होती है, तो पहले मनसब होते थे, उनको दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को मनसब कहा जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत मिली हो। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, यानी मनसब में भी छोटे बड़े मनसब होते थे। ये श्रेणी व्यवस्था मतलब कौन किसको किस हैसियत का मनसब मिलेगा उसको कैसे पता थी? पद के हिसाब से वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। तो किसके पास कितनी जात है उसी के हिसाब से उसका पद और वेतन निर्धारित होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा जात होगी वो दरबार में उतनी ज़्यादा हैसियत वाला हो जाता था, उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊँचा होता था। तब जिसके बाद 5000 जात हैं तो जाहिर सी बात है वो उस मनसबदार से जिसके पास 1000 जात है उससे ज़्यादा उसको ऊंचा दर्जा मिलता था। कहाँ पे? दरबार में और प्रशासन में। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब जिस मनसबदार को जिस प्रकार के सैन्य उत्तरदायित्व मिलते थे उसी हिसाब से वो क्या करते थे? सेना रखते थे। किसी को अगर ज़्यादा सैन्य उत्तरदायित्व मिल गया तो उसके पास ज़्यादा घुड़सवार और सेना रखेंगे, सैनिक रखें। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, घोड़े को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और जब ये कार्यवाहियाँ पूरी हो जाती थी तो सैनिकों का वेतन के लिए उनको धन मिलता था। तो वो कैसे करते थे? जाहिर सी बात है घुड़सवार में जो घोड़े होते थे तो
अच्छी नस्ल के घोड़े रखते थे और उनको दगवाते थे ताकि उनकी पहचान की जा सके। सवारों का निरीक्षण करते थे, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनकी जो प्रशिक्षण है कि नहीं है। और पंजीकरण भी करवाते थे। जैसे हाँ, आजकल क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय नौकरी अगर पाता है तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसी प्रकार से जो उनके सैनिक होते थे उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी तब उनको वेतन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब उनको क्या वेतन कहाँ से मिलता था? तो मनसबदारों को जागीर मिलती थी। तो जागीर से वो क्या करते थे? राजस्व एकत्रित करते थे और अपने जो सैनिक रखते थे उनका वेतन देते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। आपने पढ़ा होगा इक्ता व्यवस्था, तो जो कि सल्तनत काल में थी। तो जागीर एक बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र होता था जैसे, और वहाँ का जो राजा होता था या मनसब होता था उसे जागीरदार बोलते थे, या मनसबदार को जागीरें मिलती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब देखिए, इक्ता व्यवस्था में क्या होते थे? जो इक्तादार होते थे वो उनका जो, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर 500 गांव की इक्ता है या 50 गांव की है तो वो उस पर इक्तादार शासन भी करता था। लेकिन मनसबदार इस पर शासन नहीं करता था, वो देश के किसी दूसरे जगह पे होता था, लेकिन इसके जो प्रशासन के कर्मचारी होते थे यहाँ पे आके यहाँ से राजस्व इकट्ठा करते थे, यानी कर लेते थे, और वो कर इसको भेज देते थे, इसको मनसबदार को, और वहाँ से अपने प्रशासन में जो उनके नौकर चाकर होते थे, जो उनके सैनिक होते थे, उनको वो वेतन देता था। अब और पढ़ते हैं अकबर के शासन के दौरान कैसा हुआ कि 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पे थे। अकबर के ज़माने में जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। तो अगर कोई 5000 जात का मनसबदार है तो उसको उसी के हिसाब से जागीर दी जाती थी, ताकि उस जागीर के राजस्व से इसका काम चल सके, और कहीं इतनी बड़ी जागीर नहीं दी जाती थी कि ताकि इसको बहुत ज़्यादा लाभ भी हो जाए। तो उसके लिए जागीरों की अच्छी तरीके से पैमाइश होती थी, ज़मीन का नाप जोख होती थी, किस ज़मीन से कितना कर मिल सकता है, उस हिसाब से जागीरें बांटी जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ कि औरंगजेब के समय में 5000 जात की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या से अधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए क्या था कि जागीरें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं। अकबर के समय के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए लगभग 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास उसने मनसबदार बढ़ा दिए, लेकिन अकबर से ज़्यादा 3 गुना तो उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया नहीं। तो जागीर कम और मनसबदार ज़्यादा। तो कई मनसबदारों को कई बार लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था कि जागीर मिले और वहाँ से राजस्व मिले। और जिसको एक बार मिल जाती थी जागीर तो वो सोचता था कि कितना अधिक से अधिक इससे टैक्स राजस्व वसूल लें, ताकि पता नहीं अगली बार हमको जागीर मिले कब मिले। तो इससे शोषण बढ़ गया किसका? किसानों का। और औरंगजेब इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं कर सका। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे में कमज़ोर हो गया। कई सारे मनसबदारों ने गुट बना के विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? जागीर क्या होती थी? ज़मीन का एक टुकड़ा होता था, एक क्षेत्र होता था जो मनसबदारों को प्रदान किया जाता था। मनसबदार क्या होते थे? मनसबदार मुगल प्रशासन में एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जिनको मनसब का पद उनकी जात के हिसाब से दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि मुगलों के शासन में सभी प्रकार के लोग शामिल हो चुके थे, जिसमें राजपूत भी थे, मराठा भी थे, अफ़गान भी थे, ये सारे लोग थे। और अगर
वह केवल तुरानी और ईरानी लोगों को ही मनसब देता तो ये विद्रोह कर देते। इसलिए अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सबको खुश रखने के लिए उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों को नियुक्त किया। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? जात सवार यह दिखाता था कि उस मनसबदार को क्या सैनिक हैसियत प्राप्त हुई है, क्या सैनिक दायित्व मिले हुए हैं। यानी कि जिस मनसबदार के पास जितने ज़्यादा सवार होंगे, इसका मतलब उसके पास सैनिक दायित्व, सैन्य दायित्व उतने अधिक हैं। तो सवार सैन्य दायित्व या सेना का कितना बड़ा दायित्व मिला है ये दिखाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट रही, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य की जो प्रशासन की नीति थी, मनसबदारी प्रथा, उसके बारे में समझा और प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। आप इसे करके अपने कक्षाध्यापक से हल कराएं, चेक कराएं और उसका मूल्यांकन करवाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।